हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो भाई आज हम मिनिमम वेजेस एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की शुरुआत करने वाले हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट हम पढ़ चुके हैं और अब उसकी प्रैक्टिस के लिए हमारे सामने ये क्वेश्चंस हाजिर हैं, राइट। तो आइए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की शुरुआत की जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मिनिमम वेजेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, कौन से साल में इनेक्ट हुआ था। तो भाई 1948 का ये एक्ट है। तो आंसर इसका क्या हो गया मेरे भाई, बी 1948 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। फिक्सिंग मिनिमम वेजेस, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस बिल्कुल है। सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स बिल्कुल है। रिवाइज द मिनिमम वेजेस एंड एनफोर्स पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस बिल्कुल है। रेगुलेट द मिनिमम वेजेस ऑफ अप्रेंटिस, ये नहीं है मेरे भाई, ठीक है कि नहीं। तो अप्रेंटिस से लेना देना यहां पर नहीं है, तो इसीलिए ये इस मिनिमम वेजेस एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। मिनिमम वेजेस एक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ ऑल, किस किस पर अप्लाई होता है या किस पर अप्लाई होता है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है मिनिमम वेजेस एक्ट उन्हीं पर अप्लाई होता है और यही हमारा आंसर है। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। व्हाट डज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, किसी भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी। कभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई, आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो भाई आखिरकार किसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या माना गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आइए देखें। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कैरिड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल है। रेलवे ये भी सेंट्रल के हाथ में आता है, सेंट्रल के अंडर ही रेलवे। और माइंस और ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड और ऑयल फील्ड है, ये फील्ड है, ये सब भी सेंटर के अंडर ही आते हैं। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके लिए क्या मानी जाएगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है जी, चले आगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्सेस मिनिमम वेजेस, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर एम्प्लॉइज इन एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करती है एम्प्लॉइज के लिए। तो भाई कौन से शेड्यूल में, कौन से शेड्यूल के कौन से पार्ट, शेड्यूल के कौन से पार्ट में करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इन दोनों में ही क्या किया गया है, रेट्स ऑफ मिनिमम वेजेस को फिक्स किया गया है, इसीलिए शेड्यूल बनाया गया है। तो भैया दोनों ही इसका आंसर होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अब इसमें क्या है, पार्ट 2 का हिस्सा क्या लिखा है। क्वेश्चन है जी, पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट कंटेन्स। पार्ट 2 में आखिरकार क्या चीजें हैं, किस चीज पर डिपेंडेंट है भैया, किस चीज के लिए मिनिमम वेजेस वहां पर फिक्स की गई हैं। ठीक बात है कि नहीं, किसके लिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस वहां फिक्स किए गए हैं। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मिनिमम वेजेस, कंटेन्स क्या, एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं इसमें। Appropriate government may not fix minimum rates of wages in respect of any scheduled employment in which less than employees, less than dash employees आना चाहिए यहां पर, less than dash employees in the whole state। तो भाई आखिरकार appropriate government किसके लिए wages fix नहीं करेगी। ठीक बात है कि may not fix minimum rates of wages, तो उसके लिए आंसर क्या है भाई, 1000 जहां पर होंगे, क्या वर्ड्स कहे मैंने, जहां 1000 वर्कर से कम है वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहां पर मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं करेगी। क्या ये बात समझ आई। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लिखा द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिव्यू एट सच इंटरवल्स
as it may think fit, as it may think fit, such intervals not exceeding, जो भी रिव्यू करना है इन इंटरवल्स को तो भैया ध्यान रखिए नॉट एक्सीडिंग, 5 साल से ज्यादा का टाइम नहीं लेंगे। इस दौरान उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस दौरान उन्हें इसको मिनिमम वेजेस के इस एक्ट को, इन सारी की सारी चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई दोस्तों? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द टर्म वेजेस फॉर द पर्पस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 डज नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन है जी क्या इंक्लूड नहीं करते वेजेस में? तो भाई एचआरए भी इंक्लूड नहीं करते, ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं करते, प्रोविडेंट फंड भी नहीं करते, यानी इनमें से तो कोई भी चीज इंक्लूड नहीं की जाती। तो आंसर हो गया डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, किसके लिए? मिनिमम टाइम रेट या पीस रेट, बिल्कुल ठीक बात है। गारंटीड टाइम रेट, बिल्कुल ठीक बात है। ओवर टाइम रेट, बिल्कुल ठीक बात है। सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई इसका मतलब ये तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चला जाए। लिखा है डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड फॉर, किसके लिए? डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक बात है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट लोकेलिटीज, बिल्कुल ठीक बात है। यानी इसका मतलब है तो चारों के लिए हो, तीनों के लिए हो सकता है काम। आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव। फिर आता जी क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस मे बी फिक्स्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड्स, किसके लिए फिक्स किया जा सकता है? बाय आवर, बाय डे, बाय मंथ, तीनों के लिए किया जा सकता है भाई। तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले। मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंसिस्ट ऑफ, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में जो भी इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिवाइज करेगी उनमें क्या क्या आएगा? बेसिक रेट, स्पेशल अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये सब चीजें, इन सब चीजों को कंसिडर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन फॉलो विच ऑफ द मेथड्स इन फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट? कमिटी मेथड या नोटिफिकेशन मेथड, दोनों मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसीलिए आंसर क्या हो गया मेरे भाई? बोथ ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भाई इफ नो डेट इज स्पेसिफाइड वेज रेट्स शैल कम इनटू फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ डैश, टाइम की बात हो रही है, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द नोटिफिकेशन। ये तो आपको याद होगा कि 3 महीने का टाइम दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, ताकि उन वेज रेट्स को क्या लाया जा सके? उनको फोर्स में लाया जा सके। यानी 3 महीने बाद जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, राइट। कोई डेट अगर स्पेसिफाई ना की हो तो जिस दिन वो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन के 3 महीने के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिकली फोर्स में आ जाते हैं, यानी उन सारे के सारे रेट्स की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। व्हाट शैल बी द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट? जो कमिटी बनाई जाएगी उसके अंदर क्या कंपोजिशन होगी? तो भाई 1/3 तो एम्प्लॉयर के थे, मतलब 3 हिस्सों में बांटा जाता है, आपको याद होगा। 1/3 एम्प्लॉयर के, 1/3 एम्प्लॉय के और 1/3 पर्संस होते हैं इंडिपेंडेंट। 1/3 कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट। यानी आंसर हमारा यहां पर क्या है मेरे भाई? सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। व्हेन फिक्सिंग मिनिमम वेजेस अंडर नोटिफिकेशन मेथड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट publish its proposals forth information to the of the persons likely to be for information of persons likely to be affected thereby and specify a date not less than dash from the date of notification। तो भाई जब भी मिनिमम वेजेस फिक्स की जाएंगी अंडर नोटिफिकेशन मेथड तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन देना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले प्रपोजल देना पड़ेगा कि जी ये चीज हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक बात है कि नहीं।
और जितने भी लोग हमारे इस प्रपोजल से अगर कोई अफेक्ट होता है, किसी को भी कोई असर पड़ रहा है, तो भैया ऐसा है, हम 2 महीने का टाइम दे रहे हैं आपको मिनिमम, क्योंकि 2 महीने का टाइम दिया जाता है। तो इस 2 महीने के अंदर अंदर अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपका इश्यू है, तो आप हमारे पास आ जाओ। तो ऐसे केस में उस नोटिफिकेशन के बाद अगर कोई लोगों ने अपनी तरफ से कोई एक यहां पर पुट किया क्वेश्चन की ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब दिया जाता है। और अगर नहीं तो फिर 2 महीने बाद, तो उसके बाद उस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर दिया जाता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो अंडर नोटिफिकेशन मेथड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसल्ट डैश एंड thereafter fix और रिवाइज मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। किसको वो करती है भैया? आपको मालूम है कि हमेशा कंसल्टेशन एडवाइजरी बोर्ड से ली जाती है, ठीक बात है कि नहीं? तो एडवाइजरी बोर्ड इस काम के लिए बनाया जाता है और उसी से कंसल्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, what shall be the composition of the advisory board under minimum wages act 1948? तो भाई इसमें कौन कौन से लोग होंगे एडवाइजरी बोर्ड में भी? फिर वही कहानी, 1/3 एम्प्लॉयर के, 1/3 एम्प्लॉय के और 1/3 इंडिपेंडेंट पर्संस, यही क्या बनते हैं? एडवाइजरी बोर्ड को बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड? भाई एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉई, या इंडिपेंडेंट पर्सन, या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो भाई ऐसा है, उसका चेयरमैन जो होगा, हालांकि उसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और इंडिपेंडेंट पीपल के 1/3 लोग हैं, बट जो चेयरमैन होगा उस कमेटी का, वो ना एम्प्लॉयर का होगा ना एम्प्लॉई का। वो कौन होगा? वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होगा। क्या ये बात समझ आई? अब चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, भाई सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अगर बनाया तो क्यों बनाया? एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ फिक्सेशन एंड रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस। बिल्कुल ठीक बात है, मिनिमम रेट्स को रिवाइज करने के लिए, फिक्स करने के लिए, एडवाइज करने के लिए बनाया गया। यही एडवाइजरी बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है एडवाइस, ठीक बात है कि नहीं? और बाकी जो एडवाइजरी बोर्ड है जो कि स्टेट लेवल पर बने हुए, उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करने का काम क्या करता है? ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ये काम करता है। तो भैया इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसके पर्पसेस हो गए, ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंच गए भैया। लिखा है, इफ द एम्प्लॉई वर्क्स ऑन एनी डे ऑन विच he was for a period less than the requisite number of hours constituting a normal working day and the failure to work is not caused by his unwillingness to work। भाई अगर मान लीजिए वो काम करने आया, वो कहता जी मैं तो काम करने के लिए बैठा हूं, मगर एम्प्लॉयर उसे काम नहीं दे पा रहा, ठीक बात है कि नहीं? जितने नंबर ऑफ आवर्स का उसे रोज वर्क मिलता है नॉर्मल वर्किंग डे में, उतने आप उसे आवर्स दे नहीं पा रहे, तो क्या उसकी सैलरी काट लोगे? लॉ कहता है भैया ये कमी एम्प्लॉय की नहीं है, उसने कोई अनविलिंगनेस नहीं दिखाई, ये कमी एम्प्लॉयर की है, तो इसीलिए उस एम्प्लॉय को पूरे दिन की वेजेस मिलनी चाहिए। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो ऐसे पर्टिकुलर केस में से फुल डे की वेजेस मिलेंगी मेरे दोस्त। क्या ये बात समझ आई? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स? किसकी ड्यूटी है भैया? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कलेक्टर, कोई भी नहीं। एम्प्लॉयर है तो भैया एम्प्लॉयर की तो ड्यूटी होगी ये सब बनाना, ठीक बात है कि नहीं? तो बहुत ही आसान बात है। तो अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 25। Whom can the appropriate government appoint to decide for claims arising out of the payment of less than the minimum rate of wages or rate of overtime work? यानी अगर आपने ओवरटाइम वर्क का रेट नहीं दिया या फिर मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस से आपने कम दिया, तो भाई ऐसे केस में क्लेम को डिसाइड कौन करेगा? कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, इसके पास भी राइट है भैया एक लेवल पर। ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग फंक्शंस एज लेबर कमिश्नर, इनके पास भी इस काम को देखने का राइट है।
ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर, ये भी इस काम के लिए उपयुक्त है व्यक्ति। तो भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, इन सब चीजों को, इन क्लेम को सेटल करने के लिए वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर कमिश्नर को लगा दे, या स्टेट गवर्नमेंट के लेबर कमिश्नर को लगा दे, और या फिर जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कमिश्नर है उसको लगा दे। इनमें से किसी को भी वो अपॉइंट कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब आते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड इन केस देयर इज अ वायोलेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। तो भाई अगर इसमें वायलेशन होता है तो आपको याद होगा 1000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा, या फिर दोनों। यही क्या है, पेनल्टी। यही क्या है इसकी पेनल्टी। तो दोस्तों हमने मिनिमम वेजेस एक्ट का ये काम यहां पर फिनिश किया। फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।